हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है कि सर ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। आपके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो जगह इफेक्ट पड़ते हैं। आप कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, आपने किसी को सैलरी पे किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका किसी से बैड डेब्ट्स हो गया है, आपका कोई एक्सपेंसेस ड्यू चल रहा है, आपने कोई प्रीपेड किया है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो वो दो जगह इफेक्ट जो पड़ेगा उसको अपन को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है वो समझने से पहले अपन को ये समझना है कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैपिटल में क्या आता है, लाइबिलिटी में क्या आता है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, ये सब चीज़ें अपन पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बेसिक करेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। इक्वेशन क्या है सर? A इक्वल्स टू सी प्लस एल, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, तो पहले अपन वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं बेसिक कि सर एसेट्स में क्या क्या आता है। सर एसेट्स हमारे पास दो होती हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ठीक है, जो हमारे पास एक साल से ज़्यादा के लिए रहती हैं, वो हमारे लिए फिक्स होती है। फिर आती है करंट एसेट्स, जो हम एक साल से कम समय के लिए रहती है। मीन्स द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू द कैश विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर अगर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, BR, और भी होता है प्रीपेड, एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। अब लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं होता, लाइबिलिटी में सिर्फ कैपिटल ही होगा, है ना। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही होता है, कैपिटल में और कुछ भी नहीं आएगा। लाइबिलिटी जो हमारे पे है उसमें क्रेडिटर है, BP है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और अनअर्न इनकम है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, हम जो क्लास पढ़ रहे हैं 11th, उसमें आपके पास अभी कोर्स में इतना ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन से कि सर इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पड़ता है, एंट्री क्या होती है। जैसे सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन लिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर मैं कोई भी बिजनेस कैश से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं देखूँ दो अकाउंट मेरे हो गए, कैश और कैपिटल, तो कैश आपका इंक्रीज होगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बिजनेस में कैश आ रहा है। और दूसरा कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, तो आपके बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सेकंड आते हैं हमारा गुड्स परचेज। अगर हमने माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। हालांकि ये नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कंसेप्ट। अगर आपने माल खरीदा है तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, कॉमन सेंस कि अगर मैंने माल खरीदा है, भले वो नगद खरीदा हो, भले वो उधार खरीदा हो, मेरे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। और दूसरा जो मेरा कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम गुड सोल्ड। अगर आपने माल बेचा है, गुड सोल्ड कॉमन सेंस कि अगर मैं माल बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, तो मैंने माल बेचा तो मेरे पास कैश आया, तो मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये मेरी जर्नल एंट्री हो गई। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? सर मेरे दो अकाउंट जो हैं स्टॉक और कैश, स्टॉक मेरा कम हो जाएगा क्योंकि बेचने पे मेरे यहाँ से स्टॉक चला जाएगा, लेकिन बदले में मेरे पास क्या आएगा? सर पैसा आएगा। ठीक है, फिर आती है बात आगे एक्सपेंसेस की। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस, कमीशन, आप कुछ भी पे करते हैं, कुछ भी, अगर आपने कुछ भी पे किया तो आपकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर आपका जो कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैश इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंसेस पे करने से आपके पास बिजनेस से कैश चला जाएगा, लेकिन जो कैपिटल है वो भी आपकी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल जो होती है उसमें हमारा नेट प्रॉफिट जाके ऐड होता है और एक्सपेंसेस से मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा, इसलिए मेरा कैपिटल बैलेंस कम होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट का अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई कॉलम नहीं होता, इसलिए हम इनडायरेक्टली उसको कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। इसी तरह सेम यही रहेगा, अगर आप कोई इनकम रिसीव करते हैं, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, बोनस रिसीव, अगर ये सब आता है तो आपकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव इनकम।
जो भी आपको इनकम मिल रही है उसमें एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो यहाँ पर कैश आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो कैपिटल है वो भी आपका इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सर इनकम जो होती है वो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगी, और मैंने अभी बताया आपको पहले कि जो नेट प्रॉफिट है उसका कोई कॉलम होता नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है? कैपिटल में जाके ऐड होता है, इसलिए इनडायरेक्टली हमारा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बात आती है मेन हमारे 4 अकाउंट की, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या होते हैं सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये 4 होते हैं। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होता है अक्रूड इनकम, और एक होता है हमारा अनअर्न्ड इनकम। सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है सर? एक्सपेंसेस जो करंट ईयर का है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इफेक्ट होगा कि आपका आउटस्टैंडिंग कॉलम तो आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बढ़ गया, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे लिए खर्चा है और जो मैंने पे नहीं किया है तो मुझे पे करना चाहिए था, इस साल का है, तो ये मेरे कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या होता है सर? जो करंट ईयर का नहीं है लेकिन अभी फिर भी हमने पे कर दिया, मीन्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर। वो एक्सपेंसेस जो अगले साल का है लेकिन हमने अभी पे कर दिया, तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि हमारा कैश बिजनेस से चला जाएगा। हमने पे कर दिया है तो बिजनेस से हमारे पास से कैश चला गया। दूसरा, प्रीपेड में आपका जो कॉलम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड हमारे लिए एक असेट्स होती है और प्रीपेड करने से हमारी असेट्स इंक्रीज होगी, तो हमने उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये आपके असेट्स की कॉलम होगी, ये आपकी लाइबिलिटीज की कॉलम। नेक्स्ट आता है हमारा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है सर? इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। इट मीन्स इनकम रिलेटेड टू द करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड यट। अगर अक्रूड इनकम जो है 1000 रुपये आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली है, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कि कैश को तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कैश में है नहीं। तो सर पहला जो कॉलम है अक्रूड इनकम इंक्रीज हो जाएगा आपका। अक्रूड इनकम आपके लिए क्या होती है सर? एसेट्स होती है। और दूसरा आपका कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, अभी आपको मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी, तो इससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका कैपिटल बैलेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट रिसीव इन करंट ईयर। जो इनकम आपकी अगले साल के लिए, अगले महीने के लिए, लेकिन आपको वो अभी मिल गई है। अगर आपको वो अभी मिल गई है तो इसका मतलब पहला जो कॉलम है वो आपका कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा आपका। और दूसरा अनअर्न इनकम आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी में जाके ऐड हो जाएगा। बस बच्चों, आपको अगर ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर करने हैं तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक याद होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी में बढ़ेगा, प्रीपेड आपके लिए असेट्स होती है तो असेट्स में बढ़ेगा, अक्रूड असेट्स होती है तो असेट्स में बढ़ेगा, और अनअर्न लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में जाके बढ़ेगा। तो इन चारों में एक कॉमन चीज़ होती है कि ये चारों अपने अपने अकाउंट में जाके इंक्रीज हो जाएंगे, भले ही प्रीपेड हो, अक्रूड हो, आउटस्टैंडिंग हो या अनअर्न हो। देखो, पहला आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जाके इंक्रीज हो गया। दूसरा प्रीपेड था, प्रीपेड में जाके इंक्रीज हो गया। तीसरा अक्रूड था, अक्रूड में जाके इंक्रीज हो गया। और चौथा अनअर्न था, अनअर्न में जाके इंक्रीज हो गया। तो ये ट्रिक है, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा बहुत बेसिक अपन और ले आते हैं। अब हम एक फॉर्मेट ले लेते हैं छोटा सा, और उसके बिहाफ पर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, और एक ले लेते हैं मशीनरी, और ले लेते हैं फर्नीचर। ये ले लेते हैं अपन इक्वल का साइन। यहाँ आ जाता है हमारा कैपिटल, यहाँ आ जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग, जो भी है हमारे पास, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम बनाना है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का छोटा सा फॉर्मेट है बेसिक के लिए।
मैं एक एज्यूम क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टार्टेड बिजनेस, तो मैंने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 लाख मेरा कैश में इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा 1 लाख मेरी कैपिटल में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 लाख आपने दोनों में इंक्रीज कर दिया, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। सेकंड, आपने गुड्स परचेज किया। सपोज दैट मैंने 20,000 का माल खरीदा, तो माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, और सेकंड, अगर मैंने स्टॉक खरीदा है तो पैसा चला जाएगा। अब थर्ड, गुड सोल्ड, मैंने माल बेचा, तो माल बेचा, मान लो मैंने 10,000 का माल बेचा तो 10,000 का स्टॉक चला गया और मेरे पास कैश आ गया। सपोज दैट मैंने 10,000 का माल 15,000 में बेच दिया, तो कोई बात नहीं, 15,000 आ गए। अब 15,000 आपके पास आ गए हैं तो आपके पास 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो भी आप ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, 10 का माल 10 में थोड़ी बेचेंगे, फिर हम काम क्यों कर रहे हैं। तो 10 का माल हमने 15 में बेच दिया तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। फिर आपका टाइम आ गया रेंट देने का, फिर आपने रेंट पे किया। ठीक है, आपने 4,000 रुपये का रेंट पे किया, तो 4,000 रुपये कैश चला गया। अगर मैं रेंट दूंगा तो मेरे पास से कैश चला जाएगा। और दूसरा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई एक्सपेंसेस आप पे करते हैं तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। और अगर मुझे कोई इनकम रिसीव होती है, सपोज दैट मुझे कमीशन रिसीव हुआ 6,000 का, तो कमीशन रिसीव हुआ तो कैश बढ़ जाएगा और दूसरा आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस कैपिटल और कैश को डिक्रीज कर देता है और इनकम कैश और कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। बस ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन था एक, जिसे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा बच्चों। अब इसका आप टोटल कर लें, जैसे 1 लाख प्लस 5 प्लस 6 कितना हो, 1,11,000 माइनस 4, 1,07,000, सही है। इसके बाद 20 माइनस 10, यहाँ तो सब जीरो आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया 10,000 और यहाँ पर जीरो, और ये कितना है 1 लाख प्लस 15 प्लस 6, 1,21,000, 1,21,000 में से 20 लेस करो, 1,01,000 माइनस 4, तो 97,000। अब मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई है वो अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपकी, उसमें आपके पास A = C + L होना चाहिए। इसका मतलब बैलेंस शीट में आपके पास असेट्स और यहाँ पर आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, अब एसेट्स में आपके पास क्या क्या आ रहा है सर, ये तो कैश का था और ये आपका स्टॉक का था, तो कैश 97,000 और स्टॉक आपका है 10,000। और क्रेडिट में आपके पास जो कैपिटल है वो है आपका 1,07,000। आप चेक कर लेना बच्चों कि आपका ये दोनों जो टोटल हैं आपके डेबिट और क्रेडिट के, वो दोनों आपके सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हैंग हो गया, तो ये आपका आ गया 1,07,000 और ये भी आपका आ गया 1,07,000। तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा है, हमने सिर्फ बेसिक करा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। और इसमें जो मेन जो टॉपिक आता है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी जो मेन हमारा टॉपिक आता है वो ये अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता। इसमें जो मेन जो हमें प्रॉब्लम आती है वो ये चीज़ आती है कि हमने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न को किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।